नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हम लोग 26 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त, मैं इसमें 40 प्लस प्रश्न एकदम सही लेकर आया हूं। भले मेरा वीडियो लेट से आया है, लेकिन एकदम सही प्रश्न 40 प्लस प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप जिन दोस्त का एग्जाम है या होने वाला है, या जिनका अभी एग्जाम हो गया, जो इस शिफ्ट में थे, वो अपना मिला लें कि उनको कितना सही और कितना गलत हो रहा है। दोस्त, एकदम आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्त, इसका आंसर होगा नागालैंड। इसका आंसर होगा नागालैंड। अगर दोस्त नागालैंड ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैं एसएससी का पेपर देने गया था, अगर नागालैंड ऑप्शन में नहीं होगा तब इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पक्के पागे हॉर्नबिल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर ऑप्शन नागालैंड था तो आपका आंसर राइट आंसर नागालैंड होगा, लेकिन अगर नागालैंड नहीं होगा तो उसका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्योंकि पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और खाली हॉर्नबिल नागालैंड, ठीक है। और नागालैंड में जो हॉर्नबिल त्यौहार है उसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। देखिए, पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके जगह पर एनपीएस लाया गया, न्यू पेंशन स्कीम। और सरकारी कर्मचारियों के दबाव के कारण सरकार इस एनपीएस को यूपीएस में बदल दी, और ये यूपीएस जो पेंशन स्कीम है, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन मिलता है, उसका नाम एनपीएस को बदल दिया यूपीएस में, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। तो यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। सबसे पहला राज्य है जो यूपीएस को लागू कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे थायरॉक्सिन ग्रंथि में आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए, संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था। ये क्वेश्चन का आप जो एग्जाम दिए होंगे उनको ये मालूम होगा कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा था। हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही होगा। देखिए, ये आपका यही आंसर सही होगा, v² बराबर u² प्लस 2gh। ये 3 समीकरण थे ना, बस एक जगह g का उपयोग हुआ है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो g का मान प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, अगर कोई m, ये m मतलब मास हिंदी में लिखा गया है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह पर रखी हो तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? देखिए दोस्त, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी है, ठीक है, तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा 3.8 लिखा गया है, इसका आंसर होगा 9.8 न्यूटन। कितना होगा मेरे दोस्त? 9.8 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए दोस्त, O2 का द्रव्यमान पूछा था आपके एग्जाम में, O2 का पूछा था। अगर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कहिएगा तो 16 AMU होगा, लेकिन O2 न है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 के फैक्टर में होता है, O2 में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो O2 का द्रव्यमान पूछा है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। अगर हमसे O2 का पूछा है तो 16 गुने का 2, 32 AMU आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, 16 नहीं होगा,
ठीक है, मैं जानकर 16 लिखा था ताकि आपको बताने के लिए कि हाँ दोगुना होगा O2, तो कितना हो जाएगा 32 AMU। आप अगर 32 मारे हैं तब सही है, क्योंकि आपके ऑक्सीजन कोष्ठ में O2 लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दोस्त आप देखोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है तो इसका आयन इसमें जाएगा और इसका आयन इसमें जाएगा, इसका मतलब विस्थापन 2 बार हो रहा है, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्त अधिकतर द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मैं ही पेपर देने गया था ना, उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया ही पूछा था, पता नहीं क्यों उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया से बहुत लगाव हो गया है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए ये परिनालिका है, ये परिनालिका है, तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल ऐसे जाती है, चुंबकीय बल है और ऐसे चली आती है। देखिए ये है साउथ, ये है नॉर्थ, तो ऐसे जाती है और ऐसे चली आती है। देखिए परिनालिका की बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन परिनालिका के अंदर साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा होती है। आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। बहुत लोग मारे होंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। दोस्त कन्फ्यूजन हो ही जाता है एग्जाम में, इतना प्रेशर रहता है, लेकिन आप लोग धैर्य से मारिएगा जिनका एग्जाम होगा। दोस्त साइंस को अगर आराम से मारिएगा तभी आपका सही हो पाएगा, वरना एग्जाम में ऐसे साइंस आ रहा है ना कि चारों जो ऑप्शन मिल रहा है ना, लग रहा है कि ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, और आप इसी में कन्फ्यूज। साइंस आसान आ रहा है लेकिन उसका ऑप्शन बहुत खतरनाक आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राइजोपस एक कवक प्रजाति है किसके द्वारा प्रजनन करता है। मतलब जो राइजोपस है ये कवक की प्रजाति है, वो किसके द्वारा प्रजनन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणुओं के निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से। बीजाणुओं के निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, किस तरह करता है तो अलैंगिक रूप से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। देखिए तो सोडियम और पोटेशियम जैसे हवा के संपर्क में आएगी ना तो जल जाएगी, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है। तो मेरे दोस्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 तरह के हाइड्रोकार्बन तीन होते हैं। ठीक है, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जिसमें अल्केन होता है ना, अल्केन CnH2n+2 वो सिर्फ होता है संतृप्त, जिसमें एकल बंध होता है। जो अल्कीन उसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये दोनों असंतृप्त होते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसी को कहते हैं संतृप्त। ठीक है, और इसे कहते हैं असंतृप्त, अल्कीन और अल्काइन को। चलिए इसका आंसर होगा एकल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम साइन I बट्टा में साइन R, ये होता है स्नेल का नियम। और ये क्या होता है एक स्थिरांक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, एक स्थिरांक होता है। चलिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन जरा दृष्टिदोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो द्विफोकल लेंस। हालांकि इस क्वेश्चन में पुष्टि नहीं करता, लेकिन बच्चों का कहना था कि इस क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तो ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए द्विफोकल लेंस। नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए, आपके फ्यूचर में एग्जाम में काम आएगा। और जिन दोस्तों का एग्जाम आने वाला समय में है 27, 28, 29, 30 को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। देखिए मेरे दोस्त बच्चों कहना है किसी बच्चे कहना है कि प्रतिरोध का सही मात्रक आया था, और किसी कहना है कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक आया। देखिए प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होगा, ठीक है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का ओम होगा और प्रतिरोधकता का क्या होगा, ओम मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, लेकिन बच्चे बताया नहीं ऑप्शन में क्या था। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोग को दिया गया है। ये एलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, कौन कौन, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विदेशी पाठक जो बिहार के हैं, और सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मनाभ सुब्रमण्यम, ये 5 लोग को मिला है कौन, पद्म विभूषण पुरस्कार। दोस्त मैं अभी इसके ठीक बाद ही
पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में टेक्नीशियन एग्जाम में बहुत सारे पुरस्कार के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो मैं अभी 80 प्लस पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो डाल रहा हूं, उसे आप देखकर ही अपने एग्जाम में जाइएगा, आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान वक्फ व आधा वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। मुसलमान वक्फ अधिनियम 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्त इसका प्राथमिक उद्देश्य था, आपके ऑप्शन में आया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य था वक्फ अधिनियम 1923 रद्द करना। 1923 में वक्फ अधिनियम बना था, उसे रद्द करना इसका उद्देश्य था। फिर 1995 में भी इसको संशोधित किया था, जो सारे पीछे जितने 1995 1923 जितने हुए थे सबको रद्द करना। इसका राइट आंसर होगा वक्फ अधिनियम 1923 को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य SDG कौन जारी करता है? दोस्त ये क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में कि SDG में भारत का कितना रैंक है? तो 71। अब पूछ दिया है कि SDG सतत विकास लक्ष्य कौन जारी करता है? तो थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किया जाता है। तो 2023-24 में भारत का राष्ट्रीय स्कोर कितना है? 71 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन है? देखिए दोस्त कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा आपके करंट में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन था? तो पश्चिम बंगाल। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो मारिएगा ऐसे क्वेश्चन, वरना इस क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप कौन जीता है? पश्चिम बंगाल जीता है। अगला क्वेश्चन आया था, VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्त NCERT का, कि PbNO3 को गर्म करने पर क्या होगा? तो देखिए दोस्त, PbNO3 के होल ट्वाइस को गर्म करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रस डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन बनेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा PbO लेड ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पत्तियों द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे के माध्यम से प्रजनन करते हैं, मतलब जो पौधे पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं वो किस माध्यम से प्रजनन कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्त, जो पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा प्रजनन करेगा तो कहलाएगा वानस्पतिक। क्या कहलाएगा? वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्पाइरोगाइरा किस माध्यम से प्रजनन करता है? इसका आंसर होगा विखंडन। स्पाइरोगाइरा जो है विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी वस्तु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होगा ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों सबको मालूम है कि पारा एक धातु है जिसका क्रमांक 80 होता है और वो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाई जाती है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? और दोस्त ये नहीं था कि लंब की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या दूर हटता है। ऑप्शन ऐसे था कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है। ऐसे ऑप्शन था। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए कि ये देखिए ये देखिए, अगर कोई भी माध्यम है, अगर कोई किरण आ रही है, मान लीजिए कि ऐसे कोई किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, तो ये कभी भी जब ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब भी ये
विरल माध्यम सघन माध्यम जाएगी तो ये थोड़ा सा ये ऐसे को मुड़ जाएगी, सॉरी, ये अभिलंब की ओर। देखिए मान लीजिए मान लीजिए ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये आपका अभिलंब है, तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अर्थात जो आपतन कोण है ये, और ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, अर्थात आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आपतन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण से, क्योंकि जब ये रेखा थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, इस अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो ये कोण तो कम छोटा हो ही जाएगा, ये कोण बड़ा होगा नहीं, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। आपका ये राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्य का मान क्या होगा। दोस्त ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया है, ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया है, लेकिन ये किस बच्चे ने बताया कि सेकेंड शिफ्ट में भी आया है। तो दोस्त ये इसको देख लेना, ये क्वेश्चन मैं कंफर्म हूं, मेरा दोस्त खुद एग्जाम देने गया था, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हो सकता है किसी दोस्त ने ऐसे बोल दिया हो, ठीक है, तो आप देख लेना। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्य का मान क्या होगा। तो दोस्त ऋणात्मक, मान लीजिए कि बल इधर लग रहा है, बल आप इधर लगा रहे हो, लेकिन वस्तु जिस बल लगा रहे हैं वो इधर की ओर है, इसका मतलब आप जो वस्तु का बल है आपके बल से कम है, यानी उल्टा जा रहा है, यानी काम कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। और बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री कोण होगा, 180। देखिए बल ऐसे, विस्थापन ऐसे, 180 डिग्री नहीं, तो पूछेगा कार्य कितना होगा, तो कार्य ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऐसे होगा। तो ऑप्शन क्या इसका क्या ऋणात्मक होगा। एक क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए, ठीक है, मिलान करने आया था, ठीक है, साइटोकाइनिन दिया था, एब्सेसिक दिया था, जिबरेलिन दिया, ऐसे कुछ दिया था, ठीक है, तो मैं सबका कार्य दोस्त लिख चुका हूं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, एब्सेसिक वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को रोकता है, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहयोग करता है, और ऑक्जिन शीर्ष और जड़ में वृद्धि करता है, माने शीर्ष और जड़ पर ये वृद्धि करता है, तना में वृद्धि ये करता है, एब्सेसिक वृद्धि को रोकता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। शायद यही आपके ऑप्शन में सही था, ये साइटोकाइनिन क्या करता है, तो कोशिका विभाजन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। दोस्त स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन आया था, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्त, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं खाने का सोडा, जिसको गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन संभारिक है। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन संभारिक था, ऑप्शन दिया था ऐसे कुछ, ठीक है, उसका आंसर शायद कैल्शियम हो रहा था। किस आधार पे दिया था, कैसे दिया था, वो तो अब दोस्त बच्चे कंफर्म नहीं बता पाए हैं, लेकिन ध्यान देखिए, संभारिक जिसका द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। वो लोग, उनका कहना था कि कैल्शियम इसका आंसर होगा सर, लेकिन कैल्शियम किस आधार पे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन हाँ संभारिक से क्वेश्चन था। और संभारिक का नियम क्या होता है, मैं आपको लिख दिया कि द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 29 नंबर कि x + 1/x = 4, तो कह रहा था कि x² + 1/x² निकालें। अब जानवे करते हैं कि p² - 2 होता है, अर्थात 4 का स्क्वायर माइनस 2 बोले तो 14 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 14 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने भेजा था कि यदि विक्रयमूल को दुगना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो शुरुआत में लाभ कितना प्रतिशत था। मेरे दोस्त इतने तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि विक्रयमूल 100 था, बात ये कह रहे हैं हम, ऐसा मत कीजिए, मान लीजिए क्रयमूल 100 था। देखिए हर बार मानने पर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपको 100 बना सकते हैं, लेकिन इस पे 100 पे आसान हो जाएगा ये। अब विक्रयमूल 200 है,
जब विक्रयमूल को आप दुगना करते हैं तो देखिए 400 विक्रयमूल हो जाएगा, ये एसपी है ना, ये सीपी है ना, तो नया जो एसपी होगा वो 400 हो जाएगा। अब देखिए लाभ 3 गुना हो गया, पहले क्रयमूल 100 था, विक्रयमूल 400 हो गया, तो क्या लाभ 3 गुना हो गया जी? यहाँ देखो देखिए लाभ 3 गुना हो गया, यहाँ लाभ 100 था, यहाँ लाभ 300 हो गया, लाभ 3 गुना हुआ ना। तो यार इसका मतलब 100 और जो 200 हम माने हैं वो राइट है, इसका मतलब 100 सीपी माने और 200 एसपी माने, एकदम हम माने जो सही है। तो कह रहा है कि प्रारंभ में लाभ प्रतिशत कितना था, तो सीपी 100 था ना, एसपी 200, यानी लाभ प्रतिशत 100 बट्टा में 100 गुने 100 बोले तो 100%, लाभ कितना परसेंट होगा? 100%। यहाँ 180 हो गया टाइप मिस्टेक से, इसका आंसर होगा 100%। जो दोस्त हमारे 100% मारे होंगे उनका राइट एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो ट्रेन जिसकी चाल इतनी और इतनी है कि चाल से एक ही दिशा में जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है, तो पहली ट्रेन की लंबाई 300 और दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो, तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो दोस्त ये पार करने वाला है, लेकिन ध्यान रहे दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों चाल को जोड़ देते हैं, दोनों की दूरी को जोड़ते हैं, तो 300 प्लस 200 और फिर 72 प्लस 36। लेकिन ये देखिए ये दोनों जगह घटाएंगे ना, क्योंकि एक ही दिशा में है, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे माइनस होगा, और इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि ये चाल मीटर में है, तो यह मीटर पर सेकंड लाएंगे ना। देखिए अंतर कितना है? 36 का है, 18 दूनी का 36, यानी 5 दूनी का 10, यानी नीचे आ गया। अगर हम कहें तो ऊपर 500 बटा में 10 बोले तो 50 सेकेंड में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर देगी। ठीक है, यही आपका 50 सेकेंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 50% उसके लागत मूल्य के 4 गुने के बराबर है। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 50% उसके लागत मूल्य के 4 गुने के बराबर है। अब कुछ ऐसा सोचिए, मान लीजिए कि वस्तु का विक्रय मूल्य 200 है, इसका ये एसपी मान लीजिए एसपी, हम देखिए मान रहे हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, ये हम लोग ऐसे बनाए हुए तो हम लोग जल्दी मान लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वस्तु का एसपी 200 है, इसका 50% कितना होगा? 100 होगा। कह रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य का 50%, ठीक है 50% ले लिए 100, उसके लागत मूल्य का 4 गुना है, माने एक जो सीपी है ना, सीपी वस्तु का सीपी, इसका ये 4 गुना, इसका मतलब वस्तु का सीपी कितना आ गया? 25 नहीं, कह रहा है कि एसपी जो है, एसपी का 50% बोले तो 100, सीपी का 4 गुना है, यानी सीपी 25 मान लें, 4 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रारंभ में लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है, यहाँ पे ऑप्शन आया था, होगा तो यहाँ इससे निकालेंगे। कह रहा प्रारंभ में लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत, ध्यान देखिए ये सीपी था और ये एसपी था, तो कितना लाभ था? 175 बटा में सीपी पर निकालते हैं ना, बटा 25 गुने 100 आया था 700%। ठीक है, अगर पूछेगा अब ये अगर पूछेगा प्रारंभ में लाभ कितना, तो 700% आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा होगा कि अब 50% ले लिए, इसका 50% ले लिए, तो अब लाभ कितना होगा? अगर पूछेगा अब लाभ कितना होगा, यानी 25 से 100, यानी अगर हम कहें अब लाभ कितना होगा, तो मान लीजिए 25 है, ये 100 है, 200 का आपने लिए थे, तो 75 बटा में 25 गुने 100, 25 थी आई 75, 300%। अब पूछेगा 300%, लेकिन क्वेश्चन पूछा था प्रारंभ में लाभ, तो 700% आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। अब देखिए दोस्त, अब मैथ बताएंगे तो समय निकल जाएगा, आप खुद निकाल लेना। कह रहा कि आया था 1248 और 2348 का एचसीएफ। अब डेटा कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कारण दोस्तों कहना कि यही डेटा था, तो 2 डेटा दिया था, उसका एचसीएफ निकालना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक नल एक टंकी को 3 घंटे में और दूसरा नल 2 घंटे में भर देता है, ठीक है, और एक नल उसे 6 घंटे में खाली करता है, यानी 2 भरने वाले हैं और एक खाली करना है। जब तीनों नल को एक साथ 9 बजे खोला जाता है तो टंकी कब भरेगी? देखिए दोस्त, एक नल है, दूसरा नल है और तीसरा नल है। ये 3 घंटे में 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लिए 6 तो 3 क्षमता, ये 2 क्षमता, 1 क्षमता। देखिए 3 2 5 भरेगा तो 1 खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में 4 भर रहा है। तो कुल भरना कितना है? 4 6 भरना है, 4 के क्षमता से। देखो 5 भरेगा तो 1 खाली कर देगा, 6 के, यानी 1.5 घंटा। 9 बजे अगर नल खुला है तो 10:30 बजे नल क्या हो जाएगा? टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी कुंडली में, देखिए ये मैं लैंग्वेज अपने से लिखा हूं, क्वेश्चन यही था। यदि किसी कुंडली हो सकता है, कुछ और हो सकता है, किसी कुंडली में 4 जूल उष्मा, यहां हो उष्मा, 4 जूल उष्मा, 4 जूल उष्मा उत्पन्न होता है यदि प्रतिरोध 4 ओम हो तो 1 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी? यानी कोई कुंडली है जिसका प्रतिरोध 4 ओम हो तो और उसका उष्मा 400 जूल है तो 1 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित होगी? तो आप पढ़े होंगे उष्मा का एक सूत्र होता है दोस्त, I²RT। उष्मा 400 दिया है, I² I हमको निकालना है, ये 4 है गुने 1, 4 से ये कटेगा 100 बार में, यानी स्क्वायर इधर जाकर रूट चढ़ेगा, अर्थात I का मान कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 10 एम्पियर। जो दोस्त हमारे 10 एम्पियर लगाए होंगे उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक अर्धगोला का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर हो। यानी एक अर्धगोला है और इसका आयतन निकालना है और इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। दोस्त त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो बस इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा, पाई आर क्यू, हम कहें 2/3 22/7 गुना 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे 3 से ये 3 कट जाएगा। और जहां तक आपका ऑप्शन पाई में था, इस आपका आंसर पाई में था, तो 3 का 9 दूनी का 18, अगर पाई में होगा तो आपका आंसर राइट आंसर 18 पाई हो जाएगा, और नहीं तो आपको बटा 7 करके निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। दोस्त हमारे एग्जाम में पूछा था पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो हम मार्क आए थे 12.9, लेकिन कह रहा है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है, तो अगर योग पूछा होगा तो 129 होगा, अगर औसत पूछा होगा तो बटा 10 कर दीजिएगा, यानी 12.9 हो जाएगा। चलिए एक दोस्त आप में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कहा था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 21। तो क्वेश्चन था कि 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब मेरी बात को सुनिए, यहां सब 6, यहां भी 6 था, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट। देखिए दोस्त, अगर tan थीटा और cot थीटा का मान दिया है, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो यहां थीटा का मान हम रखते हैं 45। ठीक है, क्या रखते हैं? 45। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगर यहाँ 2 होगा तो आप कंफर्म थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 21 था, 21 दिया था, तो पूछा था कि 6 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब यहाँ 21 था कि क्या था हमें कंफर्म नहीं है, इस कारण से हम इसको ये छोड़ते हैं। आप इसका आंसर ऐसे, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आई होप दोस्त इतने क्वेश्चन मिले थे और सारे के सारे सही एवं ऑथेंटिक थे। दोस्त भले मेरा वीडियो लेट आता है, लेकिन सही और मैं कोशिश करता हूं कि अधिकतर क्वेश्चन में ला सकूं, और आप लोग मेरे एक नंबर पे, अगर जिन भाइयों का एग्जाम होगा उस मेरे नंबर पे आप क्वेश्चन PDF या फिर फोटो खींच करके लिख करके सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं सही सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है दोस्त,
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे परिवार को बड़ा कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।